Hello everyone, welcome to my channel PathoStroke, and in today's video we will be talking about the morphology of cell injury. So first of all, without wasting the time, let's start our video with morphology of reversible cell injury. Last video we understood the different mechanisms of cell injury. Now we'll start with morphology of cell injury that comes under reversible and irreversible type. So first of all, we'll start with morphology of reversible cell injury. एक्चुअली रिवर्सिबल सेल इंजरी में जो था टर्म डीजेनरेशन यूज होता था, बट आफ्टरवर्ड्स इट डज नॉट प्रोवाइड एनी इन्फॉर्मेशन ऑन द नेचर ऑफ अंडरलाइंग चेंजेस। बाद जो नेचर है अंडरलाइंग चेंजेस का, उसकी इन्फॉर्मेशन उस वर्ड से नहीं मिलती थी। दैट्स वाई द टर्म वॉज चेंज्ड एंड अप्लाइड टर्म वॉज रेट्रोग्रेसिव चेंजेस, और यू कैन से एज simply reversible cell injury or non-lethal cell injury. Common examples of reversible cell injuries morphology are: number 1, hydropic change; number 2, hyaline change; number 3, mucoid change; and number 4, fatty change. One by one, we'll understand all the forms and examples of morphology of reversible cell injury. First of all comes hydropic changes, that can also be simply called as cloudy change. Here you can see that it is because of due to gross appearance of affected organ. The name comes because of gross appearance of affected organ, that is swelling with cloudiness. You can also use the term vacuolar degeneration for this because there is due to cytoplasmic vacuolation. Entirely reversible change होता है ये when there is removal of injurious agent. जब injurious agent remove हो जाता है तब जो change आता है morphology में वो entirely reversible होता है, as we all know that we are studying morphology of reversible cell injury. Okay, now the common causes etiology will be commonest and earliest form of cell injury from all causes. जो हाइड्रोपिक चेंज होता है ये सबसे ज़्यादा कॉमन और सबसे पहले आने वाला चेंज होता है किसी भी रिवर्सिबल सेल इंजरी में. अब here comes that कॉमन कॉजेज क्या होते हैं इस टाइप के चेंजेस के. दैट मे बी एक्यूट और सब एक्यूट टाइप ऑफ सेल इंजरी फ्रॉम various etiologic agents like bacterial, chemical, poisons, etc. Now we'll come through the pathogenesis. Pathogenesis में क्या होता है, क्लाउडी सेलिंग आती कैसे है, स्वेलिंग कैसे होती है. क्लाउडी सेलिंग जब होती है दैट रिजल्ट फ्रॉम इम्पेयर्ड रेगुलेशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम. जब सोडियम और पोटेशियम आयन की इम्पेयर्ड रेगुलेशन होनी स्टार्ट हो जाती है, कहाँ पर, एट द लेवल ऑफ सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन के लेवल पे जब पोटेशियम और सोडियम का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है, तब इट फेवर्स द इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन ऑफ सोडियम एंड एस्केप ऑफ पोटेशियम फ्रॉम द सेल. दैट मीन्स सोडियम इज एक्यूमुलेटिंग इनसाइड द सेल and potassium is going out of the cell. That will in turn will accompanied by rapid flow of water into the cell. सोडियम है तो भाई सोडियम के साथ वाटर तो आना ही आना है, जिसकी वजह से क्या होगा, इट विल मेंटेन द आइसोऑस्मोटिक चेंजेस. अब यहाँ पर क्यों ऐसा हो रहा है, टू मेंटेन द आइसोऑस्मोटिक चेंजेस, जिसकी वजह से स्वेलिंग आ गई. स्वेलिंग अकर्स. इन एडिशन कैल्शियम का भी इन्फ्लक्स होता है, जहाँ पे हार्डनिंग से आपको देखने को मिलती है कैल्शियम की वजह से. हाइड्रोपिक चेंजेस के में मॉर्फोलॉजिक चेंजेस होते क्या हैं एक्चुअली. एग्जाम्पल में आएगा सबसे पहले अफेक्टेड ऑर्गन ले लें हम, किडनी, लिवर, पैनक्रियाज, हार्ट मसल्स. दे आर मेनली कैसे मिलेंगे, ऑब्वियसली एनलार्ज मिलेंगे और हैवी होंगे ड्यू टू स्वेलिंग. उसके बाद जब उनका कट सरफेस देखते हैं दैट बल्जेस आउटवर्ड एंड इट्स स्लाइटली ओपेक. ओपेक सा कलर का होता है क्योंकि जो आपकी स्वेलिंग है वो क्लाउडी टाइप की है. उसके बाद जो इसके माइक्रोस्कोपिकली चेंजेस देखने को मिलते हैं, फीचर्स जो होते हैं हाइड्रोपिक स्वेलिंग के, फॉर एग्जांपल हम किडनी में देखेंगे दैट देन दे विल बी हियर इन द डायग्राम. यू कैन सी दैट ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स जो हैं वो सोलन दिखते हैं और उनके साइटोप्लाज्म में स्मॉल क्लियर अनस्टेन्ड वैक्यूल्स होते हैं. दैट्स वाई यहाँ पर टर्म पड़ता है वैक्यूलर डीजेनरेशन. उसके बाद दीज वैक्यूल्स रिप्रेजेंट डिस्टेंडेड सिस्टर्ने ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अगर आप और माइक्रोस्कोपली देखेंगे तो आपके किडनी की सेल्स में आपको देखने को मिलेगा कि जो वैक्यूल्स में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें सिस्टर्न जो है वो और थोड़ा सा डिस्टेंडेड है, फैले से हैं. उसके बाद आता है स्मॉल साइटोप्लाज्मिक बुल्स में बी ऑल्सो प्रेजेंट. उसके बाद थर्ड, न्यूक्लियस में अपेयर पेल. फोर्थ इज माइक्रोवेस्कुलेचर ऑफ इंटरस्टिशियम इज कंप्रेस्ड ड्यू टू स्वोलन ट्यूबुलर सेल्स. जब ट्यूबुलर सेल्स स्वेल हो जाएंगे, स्वेलन हो जाएंगे, तो जो माइक्रोवेस्कुलेचर हैं, अंदर के जो छोटे छोटे ऑर्गेनल्स हैं, वो सारे आपको दबे हुए कंप्रेस्ड मिलेंगे. अंडरस्टैंड. हाइलीन चेंज. व्हाट इज द टर्म हाइलीन मीन्स. हाइलीन और हाइलेन मीन्स ग्लासी. दैट मीन्स
Hyalinization is the common destructive histologic term for glassy, homogeneous, eosinophilic appearance of proteinaceous material in hematoxin and eosinophil stained section, that is H&E stain. Okay, and it is almost always associated with the accumulation of the protein in the tissues. जो आपको हाइलिन चेंज देखने को मिलेगा, आप सिंपल टर्म्स में देखें, दैट आई टोल्ड अर्लियर वाज डेफिनेशन करेक्ट. अगर आप सिंपल टर्म्स में देखें तो दैट मीन्स देयर इज चेंज दैट इज ग्लासी विथ पिंक होमोजेनस स्टेनिंग विथ H&E स्टेन. स्टेन कौन सा है? H&E स्टेन्स के सेक्शन में जब हम देखेंगे तब हमें ये चीज़ देखने को मिलेगी. और ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस टाइप का जो चेंज देखने को मिलता है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है? जहाँ एक्यूमुलेशन हो रखा हो प्रोटीन्स का टिश्यूज़ में एक्यूमुलेशन हो प्रोटीन्स का, उस कंडीशन में हमें खासकर हाइलिन चेंज देखने को मिलता है. फॉर एग्जाम्पल अमाइलॉइड, लाइक अमाइलॉइडोसिस में होता है. आगे हम पढ़ेंगे और बेटर अंडरस्टैंड करेंगे इसे. एग्जाम्पल लें अगर हम, जैसे ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स जो हो गए शो करते हैं हाइलिन चेंजेस ड्यू टू एक्सेसिव रीएब्जॉर्प्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स इन प्रोटीन्यूरिया. प्रोटीन्यूरिया के कंडीशन में एक्सेसिव रीएब्जॉर्प्शन जैसे ही होता है प्लाज्मा प्रोटीन्स का, तो हमारे ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स में उनका एक्यूमुलेशन होने लगता है, जिसकी वजह से ग्लासी पिंकिश अपीयरेंस आती है, जिससे हाइलिन चेंज कहते हैं. The term comes hyalinization. Hyalinization can be defined as the process where tissue degenerates into a translucent glass-like substance or the state of being hyaline. Hyaline changes दो तरह के होते हैं, intracellular hyaline and extracellular hyaline. Now we'll understand number 1, intracellular hyaline changes. Mainly कहाँ देखने को मिलता है ये हमें? epithelial cells में. फॉर एग्जाम्पल किन किन फॉर्म में देखने को मिलेगा आपको? सब नंबर 1, हाइलिन ड्रॉपलेट्स देखने को मिलते हैं आपको प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स में. ये किस वजह से होती हैं? ड्यू टू एक्सेसिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन इन प्रोटीन्यूरिया. सबसे पहले एग्जाम्पल में हम देख चुके हैं कि जो आपको ज़्यादातर चेंज देखने को मिलेगा एपिथेलियल सेल में, और ये कैसा चेंज है? इंट्रासेलुलर. और कहाँ देखने को मिल रहा है? प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स में. किस वजह से? वजह सेम है, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सेस एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन. किस कंडीशन में? प्रोटीन्यूरिया की कंडीशन में. ये एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल हो गया. नंबर 2 कम्स द हाइलिन डिजेनरेशन अंडर इंटरसेलुलर हाइलिन. ये कब कहाँ होता है? ऑफ रेक्टस एब्डोमिनालिस मसल. रेक्टस एब्डोमिनालिस मसल्स में देखने को मिलता है हमें टाइफॉइड फीवर में. इट्स इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस, कॉल्ड ज़ेंकर्स डिजेनरेशन. इसे ज़ेंकर्स डिजेनरेशन भी कहते हैं, जो कि हमें रेक्टस एब्डोमिनालिस मसल में देखने को मिलता है इन टाइफॉइड फीवर. यहाँ क्या होता है? मसल लूज कर देती है इट्स फिब्रिलर स्टेनिंग एंड बिकम्स ग्लासी एंड हाइलिन. मसल्स जो होती है वो लूज करती है अपनी फिब्रिलर स्टेनिंग और बिकम्स ग्लासी एंड हाइलिन. नंबर 3 कम्स द मैलोरीज हाइलिन. मैलोरीज हाइलिन कहाँ देखने को मिलेगी ज़्यादातर आपको? इन हिपेटोसाइट्स. हिपेटोसाइट्स में आपको मैलोरीन हाइलिन देखने को मिलती है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एल्कोहलिक हाइलिन. तो आप कैसे ध्यान रखेंगे? मैलोरीज हाइलिन का मतलब है एल्कोहलिक की वजह से, जो एल्कोहलिक चेंजेस की वजह से होता है, दैट हाइलिन विल बी मैलोरीज हाइलिन. यहाँ पर आपको जैसे डायग्राम यू कैन सी देयर इज एग्रीगेशन ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स इन द साइटोप्लाज्म. यू कैन से देयर एग्रीगेशन, एग्रीगेट्स आर हियर इन द सेल्स. Comes nuclear or cytoplasmic hyaline inclusions that you can see in viral infections. नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, रसल बॉडीज रिप्रेजेंट होती हैं कहाँ पर? एक्सेसिव इम्यूनोग्लोबुलिन्स इन RER ऑफ प्लाज्मा सेल्स. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ प्लाज्मा सेल्स में एक्सेसिव इम्यूनोग्लोबुलिन्स जब प्रेजेंट होते हैं तब वो आपको रसल बॉडीज़ की फॉर्म में देखने को मिलते हैं, जैसे कि यू कैन सी इन द डायग्राम ऑल्सो हियर. नाउ कम्स सेकेंड फॉर्म, दैट इज एक्स्ट्रासेलुलर हाइलिन चेंज, जिसमें हम इसके डिफरेंट एग्जांपल्स देखेंगे. ये सबसे पहले हमें कहाँ देखने को मिलता है? मेनली कनेक्टिव टिश्यूज़ में. हमें ध्यान रखना है ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? मेनली कनेक्टिव टिश्यूज़ में. और जो लास्ट था इंट्रासेलुलर, वो ज़्यादातर आपको एपिथेलियल टिश्यूज़ में देखने को मिलता है. तो उसका फर्स्ट एग्जाम्पल आएगा हाइलिन डिजेनरेशन में. सबसे पहले आता है इन लियोमायोमास ऑफ यूट्रस. एक्चुअली दे आर द कैंसर्स ऑफ यूट्रस. नाउ सेकेंड कम्स हाइलिनाइज डिजेनरेशन. इन्हें ओल्ड स्कार्स भी कहते हैं, जो कि कहाँ देखने को मिलते हैं? ऑफ फेब्रोकोलेजिनस टिश्यूज़. फेब्रोकोलेजिनस टिश्यूज़ के ओल्ड स्कार फॉर्मेशन होता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज हाइलिनाइज डिजेनरेशन. नंबर 3 कम्स हाइलिन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस. आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में आपको देखने को मिलेगा काफ़ी ऑब्वियसली रीनल वेसल्स में जब हाइपरटेंशन और डायबिटीज मेलाइटिस की कंडीशन होती है, उस कंडीशन में आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होगा और उसकी वजह से वहाँ पर हाइलिन चेंजेस आएंगे. नंबर 3 मॉर्फोलॉजिकल चेंज ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरीज म्यूकॉइड चेंज. यहाँ पर हमें क्या कंडीशन देखने को मिलती है? देयर इज टिश्यू डिजेनरेशन
tissue degeneration marked by conversion of cell substances into a glutinous substance like mucus। जैसे कि कोई भी आपके टिश्यू के जो सेल के सब्सटेंस हैं उनका चेंज हो जाना ग्लूटेनियस सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल म्यूकस में। जो आपका म्यूसिन जो प्रोड्यूस होता है वो होता है दो तरह की सेल्स में। एपिथेलियल सेल्स में प्रोड्यूस होगा तो म्यूसिन कहलाएगा, कनेक्टिव टिश्यूज़ में प्रोड्यूस होगा जो आपका ग्लूटेनियस सब्सटेंस वो मिक्सोइड कहलाएगा। ओके, सो सबसे पहले हम एग्जांपल्स देखेंगे एपिथेलियल म्यूसिन के। एपिथेलियल म्यूसिन के एग्जांपल्स में आता है कैटरल इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, एग्जांपल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, एलिमेंट्री ट्रैक्ट, यूट्रस। जब आपका ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगता है किस किस कंडीशन में होगा, म्यूकस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, जैसे कोल्ड कफ की कंडीशन में जब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस होने लग जाता है उसको म्यूसिन कहते हैं। ये एपिथेलियल का एग्जाम्पल हो गया। नाउ कम्स ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ डक्ट लीडिंग टू म्यूकोसील इन द ओरल कैविटी ऑफ एंड गॉल ब्लैडर। ओरल कैविटी और गॉल ब्लैडर में जैसे ही डक्ट का आपकी डक्ट होती है, सलाइवरी डक्ट और गॉल ब्लैडर में बाइल डक्ट हैं, जैसे ही इनका ऑब्स्ट्रक्शन आता है उस कंडीशन में हमें देख सकते हैं कि म्यूकोसील प्रोड्यूस हो जाता है। थर्ड एग्जाम्पल आता है सिस्टिक फिब्रोसिस। सिस्टिक फिब्रोसिस पैनक्रियास का देखने को मिलता है। फोर्थ वन इज म्यूसिन सिक्रेटिंग ट्यूमर्स, फॉर एग्जाम्पल ओवरीज में, स्टमक्स में, लार्ज बाउल्स में। जब आपको कुछ ऐसे ट्यूमर्स हो जाते हैं जहाँ पे म्यूसिन सिक्रेट होता है, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एपिथेलियल टाइप सेल ऑफ म्यूकॉइड चेन। फॉर्म ऑफ मिक्सोइड चेंजेस आर कनेक्टिव टिश्यू म्यूसिन। जहाँ कनेक्टिव टिश्यू से जो म्यूसिन निकलता है उसे वी कॉल मिक्सोइड। म्यूकॉइड और मिक्सोइड चेंज आपको देखने को मिलते हैं फॉर एग्जाम्पल इन ट्यूमर्स, सम टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स, फॉर एग्जाम्पल मेक्सोमास, न्यूरोफिब्रोमास, फिब्रोएडिनोमास, सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमास एक्सेट्रा। सेकेंड एग्जाम्पल देखने को मिलेगा आपको डिसेक्टिंग एन्यूरिज्म ऑफ एओर्टा ड्यू टू अर्दम्स मीडियल डीजेनरेशन। अर्दम्स मीडियल डीजेनरेशन क्या है? एक्चुअली इट इज़ अ टाइप ऑफ मीडियल नेक्रोसिस जहाँ पर हमें डीजेनरेशन देखने को मिलता है एंड फ्रेगमेंटेशन होता है इलास्टिक फाइबर्स का एंड लॉस ऑफ स्मूथ मसल सेल्स एंड एक्यूमुलेशन होने लगता है बेसोफिलिक ग्राउंड्स का। उस कंडीशन को एरिथम्स मीडियल डीजेनरेशन कहते हैं। Number second comes the Marfan syndrome. Actually Marfan syndrome is a inherited disorder जहाँ पर ज़्यादातर आपके कनेक्टिव टिश्यूज़ इन्वॉल्व होते हैं। ज़्यादातर ये आप इफ़ेक्ट करता है Marfan syndrome हार्ट को, आइज़ को, ब्लड वेसल्स एंड बोन्स। एक्सोडेमेटस चेंजेस कहाँ देखने को मिलते हैं? इन डर्मिस में, किस कंडीशन में? इन मिक्सिडिमा। डी कम्स मिक्सोइड चेंज। मिक्सोइड चेंज इन साइनोवियम इन गैंग्लियन ऑन द ब्रेस्ट। इस कंडीशन में ब्रेस्ट में आपको मिक्सोइड चेंज देखने को मिलता है। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट कम्स द फैटी चेंज। फैटी चेंज जो है आपका लास्ट एग्जाम्पल देखेंगे हम इसमें मॉर्फोलॉजी ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी में। और ये जो टर्म है फैटी चेंज, ये आपका इंटरसेलुलर एक्यूमुलेशन के अंडर में भी आता है। यहाँ पर क्या होता है कि इंटरसेलुलर एक्यूमुलेशन होने लगता है नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का। तो जो फैटी चेंज है इट कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज स्टेटोसिस, fatty metamorphosis. There is intracellular accumulation of neutral fat within parenchymal cells. parenchymal cells के अंदर neutral fat का intracellular accumulation होना start हो जाता है इस condition में। यहाँ पर deposit कहाँ पर देखने को मिलता है? एक तो systole में and represents an absolute increase in the intracellular lipids. intracellular lipids का जो value है वो absolutely increase देखने को मिलता है। और कहाँ देखने को मिलेगा? सिस्टोसोल में। फैटी चेंज जो है पर्टिकुलरली कॉमन होता है लीवर में, बट में ऑल्सो अगर इन अदर नॉन फैटी टिश्यूज लाइक किडनी, हार्ट, स्केलेटल मसल्स। किडनी में कौन सी कंडीशन में? लिपिड नेफ्रोसिस, मिनिमम चेंज डिजीज, इस टाइप की कंडीशन देखने को मिलती है आपको। नाउ द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ फैटी चेंजेस कम्स अंडर फैटी लिवर। वी ऑल नो लिवर इज द मोस्ट कॉमन साइट बिकॉज इट्स प्ले सेंट्रल रोल इन फैट मेटाबॉलिज्म। क्यों लिवर बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, यानी कि मेन साइट है, मोस्ट कॉमन साइट है आपके फैटी चेंज की? बिकॉज वी ऑल नो इट प्लेज द सेंट्रल रोल इन द फैट मेटाबॉलिज्म, दैट्स वाई। नाउ कम्स डिपेंडिंग अपॉन द कॉज अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेशन, फैटी चेंज में बी माइल्ड एंड रिवर्सिबल और सीवियर प्रोड्यूसिंग इरिवर्सिबल सेल इंजरी यू कैन से डेथ। नाउ यहाँ पे दिस मीन्स जो आपका कॉज किस पे डिपेंड करेगा? कॉज डिपेंड करेगा कि कितना अमाउंट एक्यूमुलेट है, कितना फैटी चेंज है, माइल्ड है, मॉडरेट है तो रिवर्सिबल सेल इंजरी आएगी। और अगर सीवियर है आपका फैटी चेंज, सीवियर प्रोड्यूसिंग है तो वो इरिवर्सिबल सेल इंजरी करेगा या फिर डेथ कॉज करेगा। ओके, नाउ वील सी इटियोलॉजी ऑफ फैटी लिवर, जहाँ पर हम देखते हैं दैट में रिजल्ट फ्रॉम टू टाइप्स ऑफ कॉजेज। दो तरह के कॉजेज देखने को मिलते हैं फैटी लिवर में। नंबर वन, कंडीशन विथ एक्सेस फैट,
नंबर 2, जहाँ पे लिवर सेल डैमेज हो जाए, जहाँ फैट एक्सेस ना हो, लिवर की सेल डैमेज हो जाए। नंबर, तो हम सबसे पहले देखेंगे कंडीशन विद एक्सेसिव फैट। एक्सेसिव फैट किस वजह से आ सकता है? एग्जाम्पल, ओबेसिटी, डायबिटीज मेलाइटिस, कंजेनाइटल हाइपरलिपिडीमिया। ओके, नाउ कम्स सेकेंड फॉर्म, लिवर सेल डैमेज। लिवर सेल डैमेज किस वजह से हो सकता है? नंबर 1 आता है आपका सबसे पहला कॉज, वही है एल्कोहलिक लिवर, मोस्ट कॉमन। स्टारवेशन सेकेंड। नेक्स्ट कम्स प्रोटीन कैलोरी मॉल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट कम्स क्रॉनिक इलनेस, फॉर एग्जाम्पल ट्यूबरक्लोसिस, इस टाइप की कंडीशन हो जाए। फिफ्थ, एक्यूट फैटी लिवर इन लेट प्रेगनेंसी। लेट प्रेगनेंसी केसेस में कई लोगों को फैटी लिवर देखने को मिलता है। नेक्स्ट 6 कम्स द हाइपोक्सिया, लाइक इन अनीमिया और कार्डियक फेलियर की कंडीशन में। नेक्स्ट कम्स हिपेटोटॉक्सिन्स, हिपेटोटॉक्सिन्स की कंडीशन। नेक्स्ट कम्स 8, ड्रग इंड्यूस्ड लिवर सेल इंजरी। एंड लास्ट इज रेस सिंड्रोम। रेस सिंड्रोम, ये सारे काफ़ी सारे सिंड्रोम्स हैं जो हम आगे जाके लीवर के चैप्टर में कवर करेंगे। तो जो इसमें लेकिन हम कई टर्म्स को, नाउ कम्स 2-3 टर्म्स हम देख लेते हैं हिपेटोटॉक्सिन्स के एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म ईथर, एल्फा टॉक्सिन्स और अदर पॉइजन्स। 8 कम्स ड्रग इंड्यूस में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेथोट्रेक्सेट, स्टेरॉइड, CCl4, हेलोथेन एनेस्थेटिक्स एंड टेट्रासाइक्लिन एक्सेट्रा। उसके बाद 9th आता है आपका रेस सिंड्रोम, जो कि आपके लिवर का चैप्टर में आगे जाके कवर होता है, बट एक शॉर्ट हम देख सकते हैं क्या होता है। इट इज़ रेयर डिसऑर्डर, बट एक सीरियस कंडीशन होती है जो कॉज कर देती है कन्फ्यूजन, स्वेलिंग इन द ब्रेन एंड ऑल्सो लिवर डैमेज। दैट्स व्हाई वी आर स्टडीइंग इट हियर। नाउ विल सी पैथोजेनेसिस ऑफ फैटी लिवर। यहाँ जो मैकेनिज्म होता है फैटी लिवर का, वो डिपेंड करता है कि किस स्टेज पे आपका जो एटियोलॉजिक एजेंट है वो एक्ट कर रहा है बिटवीन द नॉर्मल फैट ट्रांसपोर्ट एंड मेटाबॉलिज्म। कहाँ पर? लीवर में। तो जो एक्यूमुलेशन होता है वो स्टार्ट कहाँ से होता है? किन 2 सोर्सेज से आता है आपका? फ्रॉम डाइट और फ्रॉम एडिपोज टिश्यू। किस फॉर्म में आता है? लिपिड। लिपिड्स एज फ्री फैटी एसिड एंटर करते हैं इन द लिवर सेल फ्रॉम ईदर ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज, फ्रॉम डाइट और फ्रॉम एडिपोज टिश्यूज। डाइट से एंटर करते हैं तो काइलोमैक्रोन्स की फॉर्म में एंटर करते हैं, कंटेन करते हैं ट्राइग्लिसराइड एंड फॉस्फोलिपिड्स और फ्री फैटी एसिड्स। और अगर एडिपोज टिश्यूज की फॉर्म में आ रहे हैं, एंटर कर रहे हैं वहाँ से, तो आएगा आपका फ्री फैटी एसिड की फॉर्म में। तो अब हम चेंज देखेंगे कि कैसे आपका नॉर्मल सेल और लीवर फैटी सेल में क्या चेंज देखने को मिलता है। नाउ विल अंडरस्टूड दैट। सबसे पहले हम नॉर्मल प्रोसेस देखेंगे, फिर उसके बाद हम फैटी लिवर में देखेंगे क्या क्या प्रोसेस आता है। नॉर्मल प्रोसेस में क्या होता है कि इन 2 सोर्सेज के अलावा, आपका डाइट और एडिपोज टिश्यूज़ के अलावा, फैटी एसिड्स जो होते हैं वो लीवर सेल्स में भी सिंथेसाइज होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द फैटी एसिड इज एस्टेरिफाइड टू ट्राइग्लिसराइड्स बाय द एक्शन ऑफ एल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट। एल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट जो होता है हमारे लीवर में, वो मोस्ट ऑफ द फैटी एसिड्स को एस्टेरिफाई करके ट्राइग्लिसराइड्स में बदल देता है। उसके बाद स्मॉल पार्ट्स आर चेंज इनटू, जो स्मॉल पार्ट्स बन जाते हैं तो वो किस में चेंज होते हैं? कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड्स, कीटोन बॉडीज। ओके, 2 सोर्सेज से आपके लिवर में लिपिड्स आए फ्री फैटी एसिड्स की फॉर्म में। लिवर ने भी सिंथेसाइज किया कुछ, तो जो ये सब सिंथेसाइज हुआ, इन पे एक्शन करा किसने? अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट ने। अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट ने इनको एस्टेरिफाई करके ट्राइग्लिसराइड्स में बदल दिया। उसके बाद इनके जो स्मॉल पार्ट्स हो गए वो किस में चेंज हो गए? कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड्स एंड कीटोन बॉडीज। अब हेयर आई हैव रिटन इन द शॉर्ट फॉर्म, दिस इज कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड्स और जो कीटोन बॉडीज हैं वो हमारी बॉडी में यूज हो जाते हैं। इंटरसेलुलर ट्राइग्लिसराइड्स जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं लिपोप्रोटीन्स में विद द हेल्प ऑफ लिपिड एक्सेप्टर प्रोटीन। इंट्रासेलुलर जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं दैट दे आर कन्वर्टेड इनटू लिपोप्रोटीन्स। लिपोप्रोटीन्स जो होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं फ्रॉम लिवर, कहाँ? इनटू द सर्कुलेशन एज प्लाज्मा लिपोप्रोटीन्स लाइक LDL एंड VLDL। प्लाज्मा लिपोप्रोटीन्स जो LDL है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये सब क्या है? गुड कोलेस्ट्रॉल हैं। तो अभी तक जब हमारी सेल ने नॉर्मली प्रोड्यूस किया तो उस कंडीशन में क्या प्रोड्यूस हुआ? गुड कोलेस्ट्रॉल, प्लाज्मा लिपोप्रोटीन्स। अब हम देखेंगे कि जो फैटी लिवर होता है उसमें क्या चेंज होता है जिसकी वजह से आपको दिक्कतें आती हैं। होता है इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स अकर्स ड्यू टू डिफेक्ट एट वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग 6 स्टेप्स इन द नॉर्मल फैट मेटाबॉलिज्म। जो अभी हमने 6 स्टेप्स देखे नॉर्मल फैट मेटाबॉलिज्म में, उनमें से किसी में भी अगर दिक्कत हो जाए उस कंडीशन में इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाता है किसका? ट्राइग्लिसराइड्स का। कहाँ पर? लिवर में। तो सबसे पहला जो स्टेप है उसमें देखेंगे जब इंक्रीज एंट्री हो जाए फ्री फैटी एसिड्स की, उस कंडीशन में देखने को मिलेगा फैटी लिवर।
इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स की बाय लिवर, किसी भी कंडीशन से आपका लिवर इंक्रीज सिंथेसिस करने लगे फैटी एसिड्स की, उस कंडीशन में भी हमें फैटी लिवर देखने को मिलेगा। आता है डिक्रीज कन्वर्जन ऑफ फैटी एसिड्स इनटू द कीटोन बॉडीज, यानी कि डिक्रीज कन्वर्जन हो जाए जब फैटी एसिड्स का कीटोन बॉडीज में, हमने देखा था ना अभी कि जो फैटी एसिड्स होते हैं जब वो कीटोन बॉडीज फॉस्फोलिपिड कोलेस्ट्रॉल में बदलते हैं तो बॉडी में यूज्ड अप हो जाते हैं, लेकिन जब इनकी सिंथेसिस ही कम हो जाएगी, वो कीटोन बॉडीज में बनेंगे ही नहीं, तो ऑब्वियसली एक्यूमुलेशन होगा इनका। उसके बाद फोर्थ आता है इंक्रीज अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट कॉजिंग इंक्रीज स्टेरिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड इनटू ट्राइग्लिसराइड्स। हमने अभी लास्ट देखा था जो अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट होता है फैटी एसिड्स को ट्राइग्लिसराइड्स में बदलता है, ठीक है, लेकिन जब इनका इंक्रीज प्रोडक्शन हो जाएगा ग्लिसरोफॉस्फेट का तो स्टेरिफिकेशन भी इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से फैटी एसिड ट्राइग्लिसराइड्स में ज़्यादा बदलेंगे। अब इतने ज़्यादा बदलेंगे तो फिर ऑब्वियसली एक्यूमुलेशन आएगा। उसके बाद आया आपका फिफ्थ, डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ लिपिड एक्सेप्टर प्रोटीन रिजल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ लिपोप्रोटीन फ्रॉम ट्राइग्लिसराइड्स, यानी कि जो प्रोटीन लिपिड एक्सेप्टर प्रोटीन हमने यहाँ पे देखा था जिसकी वजह से जो आपका इंटरसेलुलर ट्राइग्लिसराइड होता है वो लिपोप्रोटीन में बदलता है, जब यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा लिपिड एक्सेप्टर प्रोटीन तो ऑब्वियसली आपका जो ट्राइग्लिसराइड बन चुका है लिवर के अंदर वो लिपोप्रोटीन में कन्वर्ट नहीं होगा, उसके बाद वो सर्कुलेशन में भी नहीं जाएगा, रिलीज नहीं होगा। इस वजह से क्या होगा, आपका इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन ट्राइग्लिसराइड्स का देखने को मिलेगा। मेनली एक्यूमुलेशन हमें ध्यान रखना है किसका मिलता है, ट्राइग्लिसराइड का मिलता है। ओके, ध्यान रखना है लिवर में इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन फैटी लिवर में मेनली ट्राइग्लिसराइड्स का ही हमें देखने को मिलता है। अब नाउ सिक्स कम्स ब्लॉक इन द एक्सक्रीशन ऑफ लिपोप्रोटीन्स फ्रॉम लिवर इनटू प्लाज्मा। अब चलो लिपोप्रोटीन भी बन गया, ठीक है, लेकिन किसी कंडीशन से वो लिपोप्रोटीन रिलीज नहीं हो पा रहा है सर्कुलेशन में, तो भी एक्यूमुलेशन होने लगेगा। विद द हेल्प ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हम इसे फास्टली देख लेते हैं कि सबसे पहले डाइट और एडिपोज टिश्यूज से हमारे फ्री फैटी एसिड्स आए, फ्री फैटी एसिड्स और एसिटेट मिलके फैटी एसिड्स में बदले, फैटी एसिड्स जो होते हैं ट्राइग्लिसराइड्स में बदलते हैं विद द हेल्प ऑफ अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट की मदद से फैटी एसिड, और एसिटेट किस में बदले, ट्राइग्लिसराइड्स में। ट्राइग्लिसराइड्स का जो काम हुआ उससे क्या हुआ कि आपका लिपिड एक्सेप्टर प्रोटीन से वो लिपोप्रोटीन में बदले, लिपोप्रोटीन जो निकला वो निकला प्लाज्मा लिपोप्रोटीन्स की फॉर्म में, प्लाज्मा लिपोप्रोटीन्स की फॉर्म में वो सेल से निकल गया। और यहाँ अगर हम देखेंगे वही जब आपका फैटी एसिड्स कन्वर्ट हो जाता है कोलेस्ट्रॉल फॉस्फोलिपिड्स और कीटोन बॉडीज़ में, तो ये आगे जाके बॉडी में यूज अप हो जाता है। दिस इज़ फॉर बॉडी यूज पर्पस। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट फैटी लिवर होता कैसे है और उसके क्या पैथोजेनेसिस है, क्या एथोलॉजी है। लिवर सेल इंजरी है आपको जो क्रॉनिक अल्कोहलिज्म की वजह से देखने को मिलती है, वो मल्टीफैक्टोरियल हो सकती है और इन्वॉल्व करती है फॉलोइंग मेटाबॉलिज्म एबनॉर्मलिटीज, जैसे कि इंक्रीज लिपोलाइसिस, नंबर सेकेंड इंक्रीज फैटी एसिड सिंथेसिस, नंबर थर्ड डिक्रीज यूटिलाइजेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड का यूटिलाइजेशन किसी भी वजह से कम हो जाए, नंबर फोर्थ डिक्रीज फैटी एसिड ऑक्सीडेशन टू कीटोन बॉडीज, फैटी एसिड्स का कीटोन बॉडीज में बदलना जब कम हो जाएगा तो बॉडी में यूज नहीं होंगे तो फिर एक्यूमुलेशन होगा उनका। नंबर फिफ्थ इज ब्लॉक इन द लिपोप्रोटीन एक्सक्रीशन फ्रॉम द लिवर। ये सारे फैक्टर्स हमने लास्ट में पढ़े और ये सारे फैक्टर्स आपके खासकर क्रॉनिक अल्कोहलिज्म में देखने को मिलते हैं। वील गो थ्रू द मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ऑफ फैटी लिवर। फैटी लिवर में मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस में सबसे पहले हमें जो चेंज दिखता है वो आता है इनलार्ज फैटी लिवर होता है विथ टेंस ग्लिसनिंग कैप्सूल और राउंडेड मार्जिन। ये तीनों चीज़ें देखने को मिलती हैं हमें फैटी लिवर में सबसे पहले। उसके बाद जब कट सरफेस देखते हैं वो बल्जेस स्लाइटली, पेल येलो कलर का होता है, ग्रीसी इन टच होता है, ऑब्वियसली फैट एक्यूमुलेशन है तो ग्रीसी इन टच, अंडरस्टूड। नाउ वील गो थ्रू द माइक्रोस्कोपिकली फीचर्स, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज प्रेजेंट ऑफ न्यूमरस लिपिड वैक्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ हिपेटोसाइट्स, यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर मेन फीचर जो आपको देखने को मिलेगा माइक्रोस्कोपिकली में वो होगा न्यूमरस लिपिड वैक्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ हिपेटोसाइट्स। हिपेटोसाइट के साइटोप्लाज्म में न्यूमरस लिपिड वैक्यूल्स देखने को मिलेंगे आपको। उसके बाद आता है नेक्स्ट लिपिड वैक्यूल्स क्यों देखने को मिलेंगे, क्योंकि इन वैक्यूल्स में ही आपका लिपिड इकट्ठा होने लगता है धीरे धीरे। जो मतलब हमारा सेल तो उसे वेस्ट मटेरियल मान रहा है तो वैक्यूल बनाएगा और उस पूरे वैक्यूल में पूरे बैग में पूरे में लिपिड ही लिपिड्स होंगे, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग हियर लिपिड वैक्यूल्स। आज ये माइक्रोस्कोपिक फीचर्स हम देखते हैं किस में है, एच स्टेन में हम इसे देखते हैं। इसके बाद जो इसके सबसे पहले आपको माइक्रोवेस्कुलर और माइक्रोवेस्कुलर्स देखने को मिलते हैं, यानी कि जो वैक्यूल्स होते हैं जो स्मॉल होते हैं और खासकर प्रेजेंट हो न्यूक्लियस के अराउंड, दैट आर माइक्रोवेस्कुलर।
उसके बाद विद प्रोग्रेशन ऑफ द प्रोसेस, जैसे ही प्रोसेस बढ़ता चला जाता है फैटी लिवर का, वैक्यूल्स जो लार्ज हो जाते हैं और पुश हो जाते हैं, पुश करते हैं न्यूक्लियस को टू द पेरीफेरी ऑफ द सेल्स, दैट कंडीशन इज मैक्रोवेसिकुलर। अब उसके बाद थर्ड आता है, एट दैट टाइम द हेपेटोसाइट्स लेडन विथ लार्ज लिपिड वैक्यूल्स में रप्चर एंड लिपिड वैक्यूल्स कोलेस टू फॉर्म फैटी सिस्ट। यानी कि लिपिड जो हेपेटोसाइट्स होते हैं, जब इनमें बहुत ज़्यादा लिपिड वैक्यूल्स भर जाते हैं तो वो रप्चर हो सकते हैं और जो लिपिड वैक्यूल्स होते हैं वो कोलेस होके आपके फैटी सिस्ट बना सकते हैं। फैटी सिस्ट का यानी कि एट लास्ट फैटी सिस्ट का भी फॉर्मेशन हमें फैटी लिवर में देखने को मिल सकता है। उसके बाद आता है आपका इनफ्रीक्वेंटली लिपोग्रेनुलोमास में अपेयर एज अ रिएक्शन टू एक्स्ट्रावेसेटेड फैट and consists of collection of lipocytes, macrophages and some multinucleated giant cells। यानी कि लिपोग्रेनुलोमा की कंडीशन में आपको जो रिएक्शन होती है एक्स्ट्रावेसेटेड फैट में, उसकी वजह से कलेक्शन हो जाता है लिपोसाइट्स का, लिम्फोसाइट्स का, मैक्रोफेजेस का और मल्टीन्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स का। उसके बाद फैट कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड, हम फैट को देख सकते हैं इन द फ्रेश अनफिक्स्ड टिश्यूज बाय फ्रोजन सेक्शन बाय फैट स्टेन्स। फैट स्टेन्स की मदद से हम उन्हें देख सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सुडान डाइज हैं, आपकी ऑस्मिक एसिड्स वगैरह हैं, इनकी मदद से हम जो आपके फैट्स हैं अनफिक्स्ड टिश्यूज़ पे फ्रोजन सेक्शंस में इन्हें देखा जा सकता है माइक्रोस्कोपिकली। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर टाइम। इफ़ यू रियली लाइक माई वीडियो, so please like, comment and subscribe to my channel Pathostroke.